हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में आपका स्वागत है। मैं आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी लेकर आई हूँ, जो कि कहानी है बड़े घर की बेटी, जो कि अत्यधिक पारिवारिक और अच्छी कहानी है। प्लीज़ आप लोग सुनिएगा, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। धन्यवाद। बेनी माधव सिंह मौजा गौरीपुर के जमींदार नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहिब ए सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेम उल बदल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो ना था, मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक ना एक आदमी हाड़ी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने निस्ब से जायद जायदाद वकीलों की नज्र की, और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने एक मुद्दत ए दराज की जानकारी के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताजा दूध का नाश्ता कर जाता था। श्रीकंठ उससे बिल्कुल मुतजाद थे। इन जाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी हुरूफ बीए पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हजरत अब अपना वक्त ए फुर्सत तिब के मुताले में सिर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज़्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खरल की खुशगवार पैहप सदाएं सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बहुत खत ओ किताबत रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी मुआशरत के बहुत मद्दाह न थे, बल्कि इसके बरअक्स वो अक्सर बड़ी सद ओ मद से उसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज कोई न कोई रूप भरते। उन्हीं की जात से गौरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म व रिवाज का उनसे ज़्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से होगा। खुसूसन मुश्तरका खानदान के वो ज़बरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुनबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, उससे वो मुल्क और कौम के लिए फाल ए बद ख्याल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मकबूलियत की निगाह से न देखती थी। बाज बाज सारिफ जादियाँ तो उन्हें अपनी दुश्मन समझती। खुद उन ही की बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर जोर शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुनबे के साथ निबाह ना हो सके तो आए दिन की तकरार से जिंदगी तलख करने के बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। आलीशान महल, 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फिटन बहुलियाँ, शिकारी कुत्ते, बाज बहरी, सिकरे जर्रे, फर्श फरोश, सीसा आलात, ऑनररी मजिस्ट्रेटी और कर्ज, जो एक मुअज्जत ताल्लुकदार के लवाजिम हैं। वो उनसे बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। फराक दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुई और 7 जिंदा रही। अपने बराबर या ज़्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियाँ दिल खोल कर की, मगर जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुली। हाथ पैर पीट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज़्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े
पास ओपेश में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। न तो ये यही चाहती है कि कर्ज का बोझ बढ़े और न यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौर और तरीके पर रीझ गए। खींच तान कर जायचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीहों की वो बचपन से आदी थी उनका यहाँ वजूद भी न था। हाथी घोड़ा का तो जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बहली भी न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, मगर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा दहकानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने तई इस कदर मानूस बना लिया, गोया उसे तकल्लुफ़त कभी देखे ही नहीं। एक रोज दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह दो मुर्गबियाँ लिए हुए आए और भवाज से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगा है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतजिर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव से भर से ज़्यादा न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत सियारी का सबक अभी अच्छी तरह न पढ़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी न था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया, इसी कदर जल्द उठ गया। आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावज की ये जवान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियाँ सहती हैं, मार सहती हैं, मगर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो नौलखा का, वहाँ इतना घी रोज ना ही कहाँ खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया और थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जवान खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, ओ होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब नौजवान उजड़ ठाकुर से जब्त न हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो उसी भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी के हाथ से खड़ाऊ रोकी, सर बच गया, मगर उंगली से सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा के हिलते हुए पत्तों की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत सौहर की जात से है। उसे सौहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह हर संभा को अपने मकान पर आया करते थे। जुमेरात का ये वाक़िया था। 2 दिन तक आनंदी ने कुछ खाया न पिया। उनकी रात देखती रही। आखिर संभा को हस्बे ए मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे और सिलसिला ये तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इज़्तिराब के आलम से काटे। 12 खाने का वक्त आया। पंचायत उठी। जब तलखियाँ हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि जवान संभाल कर बातचीत किया करे, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, ओ बड़े घर की बेटी है तो हम लोग भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गया और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुम्हें ये आग लगाई है उसे पाओ तो मुँह झुलस दूं। श्रीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, किस्मत की खूबी, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासीगिरी करने की भी तमीज नहीं है मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं ना अकड़ता फिरता, बेटियां नुचवा लेती।
बोटियां नचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। श्रीकंठ आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा, घी पाव भर से कुछ ज़्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं। बस उसी मारे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका, बोली कि वहाँ इतना घी नाई कहाँ खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उसे जालिम ने मुझे खड़ाऊँ फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा सच या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, बोले यहाँ तक नौबत पहुँच गई, ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि उस आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही न था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे, सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निवाह इस घर में ना होगा। ये और इस मानी के दूसरे जुमले जबान से निकालने के लिए श्रीकंठ सिंह ने अपने कई हम जोलियों को बारहा आड़े हाथ लिया था। बेनी माधो सिंह घबरा कर उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे अपनी इज्जत का थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हर धर्मी का बर्ताव होता है, जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं, और हम मेरे पीछे औरतों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मुजायका नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका आदब करते थे, उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो, औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं, उनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अब बेनी माधव भी गरमाए, ये कुफ्र ज़्यादा न सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव औरत के पीछे, श्रीकंठ जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बाइस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो, मेरी जवान को आग लगे, मैंने कहाँ से वो झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि आ गई है, ऐसा न कहो कि चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा सलाम कह दो, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। याक आनंदी अपने कमरे से निकली और उसके हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भर कर बोला, मुझको जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं। आनंदी, तुम मेरी कसम अब एक कदम भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाएगा कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, तब तक मैं इस घर में हरगिज न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे तरफ मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल पिघला, उन्होंने बाहर आकर को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी न कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसके सिवा जो सजा आप देंगे वो मैं खुशी से कबूल करूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से ये देख रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वाकया सुना, इन अल्फाज में आनंदी की फयाजी की दाद दी, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। धन्यवाद। बस यहीं तक मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी थी। यह एक बहुत अच्छी कहानी, पारिवारिक कहानी है कि परिवार को कैसे जोड़कर रखें। यह बहुत मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जिसमें परिवार को महत्व दिया गया है और सब अच्छी कहानियाँ हैं, इसलिए
आप लोग ये कहानी अच्छे से सुनिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।